कथुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस रैपिड फायर रिवीजन के अंदर जो है कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अलग अलग यूनिट्स के जो मेन टॉपिक जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और फैक्चुअल हो जाते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे सामने आज इंडियन पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम संविधान संशोधन पे डिस्कशन कर लेते हैं कि वो कैसे होता है। पहली चीज़ तो ये समझनी ज़रूरी है कि संशोधन जो कितने तरीके से होता है। संशोधन मेनली 3 तरीके के होते हैं। जैसे एक तो होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि ऐसा संशोधन होगा जिसके अंदर दोनों सदन शामिल होंगे, लेकिन दोनों सदनों के उपस्थित लोग और मत देने वाले यानी कि जो वोट करेंगे उन सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कैसे मैं समझाऊं इसको आपको। जैसे सदन में संख्या बैठी है 200 लोगों की, ठीक है, वोट किया 180 लोगों ने, तो संशोधन करना है तो इसका आधे से अधिक, आधा कितना होगा, आधा हो जाएगा इसका 90। अधिक का मतलब 1, यानी कि 91 पीपल जब इसके समर्थन में वोट कर देंगे संशोधन के तो ये सिंपल मेजोरिटी से संशोधन हो जाएगा। और ऐसे जो संशोधन हैं वो संविधान का अनुच्छेद 368 उसके अंतर्गत नहीं माने जाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान का संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद कौन सा है, 368। ठीक है, तो ऐसे उपबंध जितने भी हैं उनका संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। जैसे कौन कौन से आते हैं, जैसे नए राज्य बनाने हो, उनके नामों में परिवर्तन करना हो, उनका क्षेत्र बदलना हो, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। जैसे अब स्पेशल मेजोरिटी के अंदर क्या होता है, जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से संबंधित हो, यानी कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड हो, उन्हें छोड़कर आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो भी संशोधन आएंगे वो सारे संशोधन इसके अंदर माने जाएंगे। ठीक है, यानी कि सारे के सारे वो उपबंध जो इसमें शामिल रहते हैं स्पेशल मेजोरिटी के अंदर। ठीक है, इसमें होता क्या है, सदन जो होते हैं, दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत हासिल करना चाहिए। ठीक है, बहुमत हासिल करने मतलब कि प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 का समर्थन प्राप्त हो। जैसे इसमें होता क्या है, साथ में 2/3 प्लस में इसमें करते हैं कि जैसे उपस्थित, ठीक है, और मतदान करने वाले का 2/3 और सदन की सदस्य संख्या का, एक ये भी होता है, सदन की सदस्य संख्या का आधे से ज़्यादा। मतलब देखो, जैसे उपस्थित हैं, उपस्थित मान लो 450 हैं, ठीक है, वोट किया 400 लोगों ने। अब देखो उपस्थित का 2/3 कितना होगा, तो 400 का 2/3 तो सीधा हो गया 300 हो गया। ठीक है, यानी कि 300 तो 400 का तो 300 आना ही चाहिए, लेकिन अगर वोट करने वाले घट जाते हैं, मान लो कि 350 लोगों ने ही वोट किया, ठीक है, तो 2/3 कम हो जाएगा, है ना। तो 2/3 का मतलब यानी कि ये समझ लीजिए कि ये 280 के आसपास आ जाएगा। लेकिन टोटल संख्या कितनी होती है हमारी, जैसे 543 होती है ना, तो 543 होती है, हमें 272 की मेजोरिटी चाहिए होती है, तो कम से कम 272 + 1 यानी कि 273 तो कम से कम होने चाहिए इसमें। ठीक है, उससे ज़्यादा कितने ही हों, उससे ज़्यादा कितने का मतलब है कि उपस्थित के 2/3 होने चाहिए, ये वाली मेजोरिटी आएगी फिर उसमें। ठीक है, एक ये भी है। अलग एक और भी आती है, वो कौन सी है वो देख लेते हैं। ठीक है, रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट, आधे राज्यों की मंजूरी वाला। जैसे कभी भी संविधान के संशोधन में जब भी कोई फेडरल स्ट्रक्चर हो उससे संबंधित कोई संशोधन आए, आर्टिकल 368(2) के अनुसार जो है इसमें दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, और विशेष बहुमत मतलब कि 543 का विशेष बहुमत होता है 2/3, तो लगभग 360 या 61 इतना कुछ बनता है इसमें, इसको जोड़ लेना, आप निकाल लेना। ठीक है, इतने चाहिए, उसके द्वारा पारित किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडलों द्वारा इस आशय का
ठीक है, इस संकल्प का, रिजोल्यूशन का पारित होना जरूरी है, समर्थन मिलना जरूरी है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241 इनके अंदर संशोधन किया जाएगा तो आपको जो है ये अमेंड बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स ऑफ इंडियन, ठीक है, तो इनकी जरूरी चाहिएगी। अब कुछ जो हैं संविधान संशोधन की शक्ति के ऊपर कुछ सीमाएं लगी हुई हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का केस आया था, तो इसमें आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 13(2) के अधीन जो है विधि को माना गया था कि भी आर्टिकल 13 जो है कानून जो है, जो भी विधि बनेगी वो इसके अधीन मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि संसद की शक्ति बढ़ा दी गई थी। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का केस है 1965 का, आर्टिकल 368 के अधीन ही जो है संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये बात आ गई थी कि भी आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संसद जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस आया था 368 में, इसके तहत भी जो संसद मूल अधिकारों को छीन सकती है या उनको कम कर सकती है। ठीक है, केशवानंद भारती केस में आता है कि संसद 368 के अधीन बिना संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन या अतिक्रमण कर सकती है। ठीक है, और मूल अधिकार या किसी अन्य भागों में भी संशोधन कर सकती है। यानी कि केशवानंदन भारती केस 1973 24 अप्रैल को आता है निर्णय, इसके अंदर भी संशोधन किया जा सकता है। इसने भी यही बात की थी। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस है 1980। ठीक है, मिनर्वा मिल्स में क्या था, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है आर्टिकल 368 के अंदर खंड 4 और 5 को जो है जोड़ा गया था। ठीक है, और अब इस खंड को जो है अवैध घोषित कर दिया गया और न्यायिक पुनरीक्षण को संविधान का आधारभूत ढांचा मान लिया गया। यानी कि जुडिशियल रिव्यू को ये कहा गया कि ये संविधान का मूलभूत ढांचा है, इसको आप नहीं रोक सकते। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, और इसीलिए जो है हम जो इसको इसके अंदर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और आर्टिकल 368 का खंड 4 और 5 जो है इसको हटा दिया गया था। वामन राव बनाम भारत संघ एक केस आया था 1988 में, केशवानंद भारती तिथि के बाद। इसमें क्या कहा कि केशवानंद भारती केस की जो तिथि है उसके बाद जो 9वीं अनुसूची में जोड़े गए किसी भी अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे के आधार पर समीक्षा या खारिज किया जा सकता है, कि उसकी समीक्षा भी की जा सकती है और उसको खारिज भी किया जा सकता है। लेकिन कब से, केशवानंद भारती केस के पहले के नहीं, उसके बाद के मुद्दे सारे। ठीक है, ये रहा केशवानंद भारती केस 1973 24 अप्रैल 1973 से पहले के, बस उनको छोड़ करके बाकी सबका रिव्यू हो सकता है। अब देखो संविधान संशोधन हुए कौन से। पहला संविधान संशोधन हुआ था चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास केस आया था 1951 में, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है क्या क्या अवैध घोषित पिछड़े वर्गों के आरक्षण को वैध करना और संपत्ति के अधिकार को सीमित करके भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया था और 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। तब ये केस आता है। ठीक है, इसमें कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया था कि भूमि सुधार सरकार का काम है, वो कर सकती है, और वो जो न्यायिक समीक्षा से बाहर हैं, और 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी विषय हैं वो न्यायिक समीक्षा से बाहर हैं। इसके बाद जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। राज्यों को दोबारा से बनाया, 4 श्रेणियों में बटे राज्यों को जो है समाप्त करके अब उन्हें जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया था, और भाषा के आधार पर राज्य बनने शुरू हुए थे। 10वां संविधान संशोधन होता है 1961 में, दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर लिया गया। 12वां संविधान संशोधन होता है 1962 में, गोवा, दमन एवं दीव को जो भारत में शामिल किया गया। 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। ठीक है, इसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किया गया संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। यानी कि राष्ट्रपति को जो है अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट आता है अगर कोई ऐसा विधेयक आता है जो 368 के तहत लेकर के आया गया है, तो राष्ट्रपति उसके लिए अनिवार्य तौर पर बाध्य होगा कि उसे साइन करने पड़ेंगे, वो रोक नहीं सकता। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, मूल अधिकार थे इसके अंदर 14/1931 के उल्लंघन के आधार पर भी कानून को अवैध नहीं माना जाएगा। 25वें में क्या कहा कि मूल अधिकारों में 14/1931 अगर इनका उल्लंघन भी किया जाता है, ठीक है, कानून गलत नहीं माना जाएगा। कि भाई इनके आधार पे मान लो किसी ने केस कर दिया कि भाई हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो कहेंगे कि कानून कह रहा है, कानून गलत नहीं है। अगर राज्य आर्टिकल 39B और 39C में वर्णित जो DPSP हैं उनको हासिल करना चाहता है तो कानून बनाएगा वो। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन आया था 1973। लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 525 से 545 की गई थी। ठीक है,
और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटा करके 20 कर दिया गया था 31वें संविधान संशोधन से। 34वां संविधान संशोधन आता 1974 में, जो राज्यों विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार जो थे उन अधिनियमों को संवैधानिक वैधता के परीक्षण के लिए मुक्ति के लिए 9वीं अनुसूची में प्रवेश कर दिया गया। यानी कि जो राज्यों ने अपने राज्यों ने जो भूमि सुधार किए थे उनके जो विषय थे वो सारे अब 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए, वो भी न्यायिक समीक्षा में नहीं आएंगे। अब क्या हुआ, 35वां संविधान संशोधन होता है, सबको पता है, सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वीं में भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया सिक्किम को। 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है, और इसके माध्यम कुल मिलाकर के 59 संशोधन हुए थे इस संविधान संशोधन में, ठीक है। इसके माध्यम से क्या हुआ, प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये शब्द जोड़े गए, ठीक है। साथ ही संविधान में एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आंतरिक अशांति को हटाकर, यानी कि पहले क्या था शब्द कि राष्ट्रीय आपातकाल जो आंतरिक अशांति के आधार पर लग सकता है अनुच्छेद 352 के तहत, लेकिन आंतरिक अशांति को हटा करके ये कहा गया कि अगर देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया है तो आर्टिकल 352 का यूज करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसके लिए मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य किया गया। आप याद रखना, एग्जाम में पूछ ले कि मंत्रिमंडल किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 352 में दिया गया है इसका प्रोविजन, मंत्रिमंडल शब्द जो है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा गया कि लिखित सलाह को अनिवार्य किया गया है, ठीक है। और आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन जो है, अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 को सिर्फ तभी किया जा सकता है, निलंबित तभी किया जा सकता है जब आपातकाल की घोषणा का आधार युद्ध हो या कोई बाह्य आक्रमण हो, ठीक है। और साथ में ही आर्टिकल 359 के आधार पर जो है अनुच्छेद आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता कभी भी, ठीक है, जब भी अनुच्छेद 359 के आधार पर अगर लगता है तो। इसके द्वारा क्या है, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत एक और भी किया गया था, याद रखिए 44th अमेंडमेंट भी काफ़ी बड़ा रहा है। जो संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31 इसको समाप्त कर दिया गया था, इसको ढक दिया गया, विलोप कर दिया गया था और इसको उठा करके आर्टिकल 300 में जोड़ दिया। पहले ये फंडामेंटल राइट्स था संपत्ति का अधिकार, इसको बाद में क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची डाली गई थी, ठीक है, और दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए थे। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। इसके द्वारा साधारण चुनाव में मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी। 65वां संविधान संशोधन 1990 में आता है। अनुच्छेद 338 का संशोधन कर अनुसूचित जाति और जनजातीय आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। 69वां संविधान, देखो अनुसूचित जाति और जनजातीय आयोग कब बने थे, 338 था पहले, ठीक है, अब 338A भी बना दिया गया, जिसके अंदर क्या किया गया, पहले तो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था सीधा, अब क्या किया गया, अनुसूचित जाति आयोग अलग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग हो गया और आर्टिकल 330A जोड़ दिया गया, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन होता है 1991 में। दिल्ली को दिल्ली जो है हमारा एरिया NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया, ठीक है, और दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का ये भी गठन कर दिया गया। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1992 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है कि राष्ट्रपति को जब चुनेंगे, ठीक है, जब इसका इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा तो उसके अंदर दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है इनके सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया। 73rd अमेंडमेंट आता है संविधान संशोधन 1992। इसके अंदर सबको पता है पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये भी क्या कहता है, शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना, संवैधानिक दर्जा मिला था और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद कोई अनुसूची नहीं आई है, 12 अनुसूची ही है, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में। लोकसभा विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान कर दिया गया कि 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहाँ पे प्रीशिमन आएगा तब देखेंगे। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आया था। इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 45A में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होते ही क्या हुआ, अनुच्छेद 51 नया आर्टिकल जुड़ा और नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, नया मूल कर्तव्य जुड़ा किसके अंदर, 51 में, ठीक है, 11 मूल कर्तव्य हो गए और क्या लिखा गया, आर्टिकल 21A जो है उसमें ये बात जोड़ी गई कि 6 साल से 14 साल के बच्चों की आयु जो है वो उन बच्चों के लिए, सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। यानी कि 6 साल से
14 साल के बीच में जो भी बच्चे होंगे उनको एजुकेशन देना ये उनका फंडामेंटल राइट है। ना तो कोई स्कूल मना कर सकता है और ना ही ना ही पेरेंट्स जो हो उनको जाने से रोक सकते हैं, उनका फंडामेंटल राइट होगा। ठीक है। और आर्टिकल 45 में ये बदलाव कर दिया गया और 51 कै में ये बात जोड़ेगी कि परिवार के जो सदस्य हैं उनका मूल कर्तव्य है कि वो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। ठीक है। आर्टिकल 87 अमेंडमेंट हुआ 2003 में। प्रीशीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया कि अब जब प्रीशीमन आएगा तो जनगणना 2001 को आधार बना करके प्रीशीमन आएगा। और वो कब आना है? 2026 में आना है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम आता 2003 में। इसमें क्या किया गया? अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग बन गया। ठीक है। अब 91वां संविधान संशोधन आता है 2003 में। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% कर दी गई 91वें संविधान संशोधन से। यानी कि जो टोटल मेंबर होते हैं उसमें से अब क्या है कि टोटल संख्या का 15% ही जो है वो क्या बन पाएंगे? मंत्री बन सकते हैं। ठीक है। अब जैसे 97वां संविधान संशोधन आता है उसमें क्या है? 2011 में। इस संविधान संशोधन में क्या है कि कुछ ऐसे बदलाव हुए थे, जैसे सहकारी समिति जोड़ दी गई। ठीक है। मौलिक अधिकार बनाया गया आर्टिकल 19 में। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए आर्टिकल 43 के बी में। ठीक है। सहकारी समितियों जो है नाम से नया खंड जोड़ा गया, खंड 9 कै जोड़ा गया, जिसमें 243 ZH से 243 ZT तक के प्रावधान किए गए। ठीक है। 98वां संविधान संशोधन 2012 आता है। कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 371J को शामिल कर दिया गया। 371J 98वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन आता है। सबको पता भारत और बांग्लादेश के बीच में भू हस्तांतरण हुआ था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 2015 में। इसमें क्या है? GST को लाया गया था और ये वाले आर्टिकल जो हैं इनके माध्यम से जो है, ठीक है, 6ठी और 7वीं अनुसूची में इनको शामिल कर दिया गया था, इन सारे आर्टिकल्स को। 102वां संविधान संशोधन आता 2018 में। 123वें संविधान संशोधन विधेयक था ये। 102वां संविधान संशोधन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NBC, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि OBC कमीशन बनाया गया। ठीक है। और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है उसके बिल्कुल समान, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भी जो है वो एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा और ये वही काम करेगा। सारी शक्तियाँ जो उसको वो दी गई जो SC कमीशन और ST कमीशन को दी गई है। ठीक है। और इसी के अंदर जो है क्या किया गया? 102वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 338 में संशोधन करके 338B भी जोड़ दिया गया। ठीक है। 338B ये भी जुड़ गया। 103वां संविधान संशोधन होता है 2019 में। 124वें संविधान संशोधन विधेयक 124वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसके माध्यम से क्या 2 नए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) ये आए। और इस संविधान संशोधन से जो है जो पहले आरक्षण था, जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया गया? पहली बार ऐसा हुआ कि आर्थिक तौर पे पिछड़ा हुआ, आर्थिक तौर से वंचित व्यक्ति को भी जो है इसमें आरक्षण दिया गया और 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण की व्यवस्था कैसे हुई कि 103वां आया, आप याद रखिए, EWS से संबंधित है। 104वां आता है एंग्लो इंडियन से संबंधित है ये। ठीक है। 104वें में 126वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया? 104वें में मैं वैसे बता देता हूँ आपको, आता कब है? 25 जनवरी 2020 तक ही। ठीक है। एंग्लो इंडियन का एक तो पद जो है वो ख़त्म कर दिया गया, सीधी सी बात एक थी। ठीक है। दूसरी बात, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था जो है वो 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दी गई। ठीक है। तो और ये सीमा जो है 25 जनवरी 2020 तक समाप्त होनी थी। ठीक है। लेकिन ये 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दी, यानी कि 10 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और इसके लागू होने के बाद जो है लोकसभाएं जो भी गठित होंगी 25 जनवरी के बाद, उसमें फिर से वो आरक्षण व्यवस्था जो है वो लागू रहे। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट हुआ है, जैसे 105वां संविधान संशोधन हुआ था ये 18 अगस्त 2021 को। इसके अंदर क्या किया गया था कि राष्ट्रपति को जो है ये संशोधन किया गया, राष्ट्रपति ने संशोधन कर दिया कि जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी अब जो हैं वो अपने राज्य के अंदर OBC की पहचान कर सकते हैं, यानी कि जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे पिछड़े वर्ग हैं।
ठीक है, यानी कि सोशल और एजुकेशनली जो बैकवर्ड रह गए हैं उनकी पहचान करने के लिए इसने बहाल कर दिया, जिसे हम पिछड़ा वर्ग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट हुआ है 106वां अमेंडमेंट। उसके अंदर क्या किया गया कि महिलाओं को रिजर्वेशन दी गई है। महिलाओं को लोकसभा के अंदर और जो राज्य विधानसभाएं हैं उसके अंदर ये रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये 2023 में आता है आपका। और इसके अंदर क्या किया गया, वीमेंस रिजर्वेशन बिल आप ये कह सकते हैं, ये पास हो चुका है। लेकिन इसके अंदर ये एक बात बोली गई है कि आने वाली जो जनगणना होगी उस जनगणना के आधार पे, उस जनगणना के बाद परिसीमन आएगा। नेक्स्ट परिसीमन जो आएगा वो 2026 में आना है। इसीलिए जो है इस बार इस वाले 2024 के चुनाव में ये लागू नहीं हो पाया। तो ये 2026 में जो परिसीमन आएगा उसके बाद 2029 में ये लागू होगा। और उस समय पे महिलाओं को जो 33% सीट जो हैं वो आरक्षित रहेंगी लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में। ठीक है, इसमें हॉरिजेंटल तौर पे जो है एससी और एसटी की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी सीटें शामिल की गई हैं कि भाई एसटी और एससी की महिलाओं को भी इसमें रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, और महिला के लिए जो एक कोटा है ये कब तक किया गया है, ये पहली ध्यान रखने की बात ये है कि 15 साल तक के लिए दिया गया, कि 15 साल तक लागू रहेगा जब ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे आकर के कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किसी और टॉपिक को। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि लगातार हम डेली एक दो वीडियो जरूर डालते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए